एक सवाल जो आज भी हिंदुस्तानी सिनेमा की गलियों में गूंजता है। क्या एक आदमी की कला एक देश की पहचान बन सकती है, या फिर वही कला अपने ही देश को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश कर सकती है? ये कहानी है उस शख्स की जिसने हिंदुस्तान को सिनेमा के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा नाम जिसने सुनकर मार्टिन स्कॉर्सेसे और अकीरा कुरोसावा जैसे डायरेक्टर भी सर झुकाते थे, जिनका नाम था सत्यजीत रे। लेकिन ये सिर्फ शोहरत और सम्मान की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक जिद्दी कलाकार की, एक क्रिएटिव प्योरिस्ट की, जिसने अपनी फिल्मों से जितनी तारीफें दुनिया से बटोरी, उतनी ही तीखे सवाल अपने घर में झेले। उन पर इल्जाम लगा कि वो भारत की गरीबी बेच रहे हैं। कहा गया कि उनकी फिल्में आम हिंदुस्तानी के लिए नहीं बल्कि विदेशी फेस्टिवल के लिए बनती है। तो कौन थे सत्यजीत रे, एक माइस्ट्रो या एक एलिटिस्ट? आइए शुरू करते हैं सफर एक ऐसी जिंदगी का जो खुद एक फिल्म से कम नहीं। आइए पर्दे के पीछे चलते हैं और उस इंसान को जानते हैं जिसका नाम सत्यजीत रे था। उनकी जिंदगी के फ्रेम्स में कैद सच को तलाशते हैं। हर कहानी की शुरुआत उसके माहौल से होती है। सत्यजीत रे, जिनका निकनेम मानिक था, 2 मई 1921 को कलकत्ता में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां कला, साहित्य और विज्ञान हवा में घुला हुआ था। उनके दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी सिर्फ एक जमींदार नहीं बल्कि एक विजनरी थे। वो एक लेखक थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे और उन्होंने बंगाल में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की क्रांति ला दी थी। अपनी प्रेस यूरे एंड सन्स के साथ उनके पिता सुकुमार रे तो जैसे शब्दों के जादूगर थे। बंगाल का बच्चा बच्चा उनकी अबूल तबूल और हाजा बाराला जैसी बिना सर पैर की लेकिन गहरी बात कहने वाली कविता और कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ है। एक ऐसा परिवार जिसे बंगाल का रेनेसेंस मैन का परिवार कहा जाता था। लेकिन किस्मत ने मनिक के बचपन पर एक गहरा साया डाल दिया। जब वो सिर्फ 2 साल के थे, उनके पिता सुकुमार रे ब्लैक वाटर फीवर नाम की गंभीर बीमारी से चल बसे। छोटे से मनिक और उनकी माँ सुप्रभा देवी अकेले रह गए। पिता का चेहरा उन्होंने ठीक से याद भी नहीं है। उनकी परवरिश उनकी माँ ने बड़े संघर्षों से की। रे का बचपन अपने दादा के घर उस प्रिंटिंग प्रेस की टिक टिक करती आवाज और कागज और शाइयों की महक के बीच गुजरा। वो घंटों बैठकर ब्लॉक मेकिंग के प्रोसेस को देखते और यह देखते कि कैसे अलग अलग रंग मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। शायद अनजाने में उनकी आंखें यहाँ से एक फ्रेम में सोचना सीख रही थी। एक फिल्म मेकर की ट्रेनिंग उसके बचपन में शुरू हो चुकी थी। उनका शुरुआती झुकाव पश्चिमी कला की तरफ था। वो हॉलीवुड की फिल्में देखते, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, खासकर मोजार्ट और बीथोवेन सुनते। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, लेकिन दिल हमेशा आर्ट गैलरी और सिनेमा हॉल में अटका रहता था। पढ़ाई के बाद उनकी माँ ने जिद की कि वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए विश्वविद्यालय शांति निकेतन जाए। रे बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शांति निकेतन का माहौल उनके शहरी मॉडर्न मिजाज से मेल नहीं खाता। लेकिन माँ की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और ये फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शांति निकेतन में उनकी आंखें खुली। यहाँ उनकी मुलाकात नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे महान कलाकारों से हुई। उन्होंने पहली बार अपनी धरती की, अपने देश की कला को आत्मा से महसूस किया। उन्होंने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा जैसी गुफाओं की यात्रा की और वहाँ की मूर्तियों और चित्रकलाओं को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी विरासत कितनी अमीर है। उनके अंदर का पश्चिमी कलाकार एक हिंदुस्तानी कलाकार से मिल रहा था। यही वो मिश्रण था जो आगे चलकर उनकी फिल्मों की पहचान बना। 1943 में शांति निकेतन से लौटकर रे ने एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी डीजे कीमे में एज अ जूनियर विजुअलाइजर काम करना शुरू किया। वो बुक कवर डिजाइन करते, एड्स के लिए इलस्ट्रेशन बनाते। इसी दौरान उन्होंने सिग्नेट प्रेस के लिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय के क्लासिक नॉवल पत्थर पांचाली के बच्चों के वर्जन आम अंतिर बैंकुल के कवर डिजाइन किए। उस किताब के पन्नों में उन्हें अपनी कहानी दिखी, गांव का जीवन, अप्पू और दुर्गा नाम के 2 बच्चों की मासूम आंखों से देखी गई दुनिया, गरीबी में भी खुशियां ढूंढ लेने की जदोजहद। रे के मन में एक जुनून सवार हो गया कि इस कहानी को पर्दे पर लाना है। इसी बीच उन्होंने अपनी फर्स्ट कजन विजया दास से शादी की। विजया दास उनकी सबसे बड़ी हिम्मत, उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक और सबसे बड़ी साथी बनी। रे ने जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो विजया दास उनके साथ चट्टान बनकर खड़ी रही। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना नहीं। पत्थर पंचाली बनाना कोई फिल्म प्रोजेक्ट नहीं, एक तपस्या थी। रे के पास ना पैसा था, ना अनुभव
और जो कुछ थोड़ी बहुत बचत थी वो उन्होंने फिल्म बनाने में लगा दी थी। उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी और जब पैसा बिल्कुल खत्म हो गया तब उनकी पत्नी विजोया ने अपने सारे गहने उनके हाथ में लाकर रख दिए। उनके पास प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर अपने कैरेक्टर्स ढूंढे। अप्पू के रोल के लिए सुबीर बैनर्जी, दुर्गा के रोल के लिए उमा दास गुप्ता और उस फिल्म की जान बूढ़ी इंदर ठकुराइन के रोल के लिए 80 साल की रिटायर स्टेज एक्ट्रेस चुन्नी बाला देवी को खोज निकाला। शूटिंग सिर्फ छुट्टियों में हो पाती थी क्योंकि रे के हफ्ते भर एड एजेंसी में काम करके अपना घर चलाना पड़ता था। ये बॉलीवुड के उस दौर से बिल्कुल अलग था। यहाँ न ग्रैंड सेट्स थे, न स्टार एक्टर, यहाँ थी असली बारिश, असली कीचड़ और एक डायरेक्टर के ना टूटने वाले इरादे। फिल्म 3 साल तक बनती रही। पैसा खत्म हो जाता, शूटिंग रुक जाती। एक वक्त ऐसा आया जब रे ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि उनके सपने एक बंद डब्बे में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। लेकिन कहते हैं किस्मत भी जुनून के आगे झुकती है। किसी तरह ये खबर वेस्ट बंगाल के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बीसी रॉय तक पहुंची। उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट ग्रामीण विकास से जुड़ा लगा और उन्होंने सरकार से फिल्म पूरी करने के लिए लोन दिलवा दिया। 1955 में जब पत्थर पंचाली रिलीज हुई तो इसने आग लगा दी। पहले कुछ हफ्ते धीमी चली, लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ से ऐसी चली कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिंदुस्तानी सिनेमा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इतना सच, इतना खरा, इतना इंसानी। लेकिन असली जादू होना भी बाकी था। 1956 कैंस फिल्म फेस्टिवल, पत्थर पंचाली को वहां दिखाया गया। फ्रांसिस ट्राफोर्ड जैसे बड़े डायरेक्टर शुरुआत में फिल्म छोड़कर चले गए। उन्हें ये स्लो लगी, लेकिन जो रुके रहे उनकी आंखें नम थी। फिल्म ने उस साल का सबसे अनोखा अवार्ड जीता, बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्स। रातों रात सत्यजीत रे एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गए। अकीरा कुरोसावा ने कहा, रे का सिनेमा न देखना दुनिया में सूरज या चांद को देखे बिना रहने जैसा है। दुनिया ने उन्हें सर आंखों पर बैठा लिया, मगर जहां पूरी दुनिया रे की कला को सलाम कर रही थी, वहां उनके अपने परिवार हिंदुस्तान में एक तीखा विवाद शुरू हो गया। ये विवाद शुरू हुआ उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक और एक राज्यसभा की सदस्य नरगिस दत्त से। नरगिस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर रे पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि रे जैसे फिल्म मेकर विदेशी फेस्टिवल्स में भारत की गरीबी का प्रदर्शन करके अवार्ड जीत रहे हैं। उनका तर्क था कि ऐसी फिल्में दुनिया में हिंदुस्तान की छवि एक पिछड़े भूखे नंगे देश की बनाती है, जबकि हिंदुस्तान आजादी के बाद तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस का बयान नहीं था, ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की सोच थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जो सपने बेचती थी, जो पर्दे पर खुशहाल सुंदर हिंदुस्तान दिखाना चाहती थी, और रे उस सपने को तोड़कर एक कठोर लेकिन असली आईना दिखा रहे थे। तो क्या रे सच में एलिटिस्ट थे? क्या उनकी फिल्में आम हिंदुस्तानी के लिए टू रियलिस्टिक यानी बहुत ज्यादा यथार्थवादी थी? रे ने इन आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर ये फिल्म मेकर अपने देश की सच्चाई को ईमानदारी से दिखाता है तो इसमें गलत क्या है? उनका मानना था कि हिंदुस्तानी ऑडियंस को इतने सालों से सुपरफिशियल कॉमर्शियल सिनेमा देखने को मिलता है कि उन्हें एक अलग तरह की फिल्म को समझना मुश्किल लगता है। एक इंटरव्यू में रे ने कहा था, मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ। अगर मेरी आंखों में झूठ है तो मेरी फिल्में भी झूठी होंगी, लेकिन अगर मैं सच देखता हूँ तो मेरी फिल्में भी सच्ची होंगी। 1950 और 60 रे के गोल्डन ईयर्स थे। अपारजितो 1956 और अपूर संसार 1959 से उन्होंने अपनी फेमस अपूर ट्रिलॉजी कंप्लीट की। हर फिल्म कैन्स, वेनिस, बर्लिन जैसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड जीतती रही। चारुलता 1964 बनाई, जो आज तक उनकी सबसे सेलिब्रिटी फिल्म मानी जाती है। माधवी मुखर्जी के परफॉर्मेंस और रे के डायरेक्शन का ये कॉम्बिनेशन इतना खास था कि क्रिटिक्स आज भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन हर सक्सेस के साथ घर में क्रिटिसिज्म भी बढ़ती जा रही थी। मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री रे के अंदाज को उस वक्त समझ नहीं पाई। उनका सोचना था ये रे शायद सिर्फ अवार्ड के लिए फिल्में बनाते हैं, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं। 1970 के डिकेड में रे ने एक कंट्रोवर्सी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जैन आर्यन बनाई। 3 फिल्में जो मॉडर्न कलकत्ता की मिडिल क्लास प्रॉब्लम को दिखाती थी। ये फिल्में थोड़ी डार्क एंड ज्यादा पॉलिटिकल थी। क्रिटिक्स ने कहा रे का इनोसेंट विलेज चार्म खो गया है। कुछ लोग ने कहा कि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। एक तरफ फॉरेन क्रिटिक्स कहते थे कि उनकी फिल्में टू इंडियन हैं,
दूसरी तरफ इंडियन क्रिटिक्स कहते थे कि वो टू वेस्टर्न हो गए हैं। रे के लिए ये कंफ्यूजिंग टाइम था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग उनसे क्या चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ जो मैं फील करता हूँ। मैं ऑडियंस के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए फिल्में बनाता हूँ। 1980 में रे की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई। उन्हें हार्ट अटैक आए, डायबिटीज हो गई, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने घरे बैरे 1984 बनाई, जो रविंद्रनाथ टैगोर की नोवेल बेस पर थी। ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी में आ गई। इसमें पार्टीशन के टाइम की कम्युनियल प्रॉब्लम्स दिखाई गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि रे सेंसिटिव टॉपिक्स को अननेसेसरी टच कर रहे हैं, लेकिन रे रुके नहीं। उनकी लास्ट फिल्म थी आगंतुक। 1991 में इस फिल्म तक वो व्हीलचेयर पर थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लेनी पड़ती थी, पर फिर भी वो सेट पर जाते, डायरेक्शन करते। और फिर 1992 में जब रे हॉस्पिटल बेड पर थे, उनके पास एक फोन कॉल आई। एकेडमिक अवार्ड वाले कॉल कर रहे थे। उन्हें ऑनरी ऑस्कर दिया जा रहा था। Honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Mr. Rai has been making films for almost 4 decades. The Academy recognizes Mr. Rai's rare mastery of the art of motion pictures. उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए रे के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, या ये कहे कि वो अपनी बीमारी की वजह से जा नहीं सके। अवार्ड सेरेमनी लॉस एंजल्स में उनके बेड पर ही डिलीवर किया गया। उस वक्त रे ने कहा, Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. 23 अप्रैल 1992 को 70 साल की उम्र में सत्यजीत रे ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उनके जाने के साथ एक किरा खत्म हो गया। तो वो सवाल जो हमने शुरू में किया था, माइस्ट्रो या एक इलिटिस्ट, क्या सत्यजीत रे एक विजनरी थे या एक इलिटिस्ट थे? आज उनके जाने के 30 साल बाद भी ये डिबेट चलती रहती है। एक तरफ मार्टिन स्कॉर्सेज़, क्रिस्टोफर नोलन जैसे हॉलीवुड डायरेक्टर कहते हैं कि रे वर्ल्ड सिनेमा के फादर हैं। क्राइटेरियन कलेक्शन में उनकी फिल्में प्रिजर्व की गई हैं। फिल्म स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रे का सिनेमा टू स्लो, टू इंटेलेक्चुअल था, कि वो आम जनता से कनेक्ट नहीं करता था। लेकिन शायद ये सवाल गलत है। रे ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो सबके लिए फिल्म बनाते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने लिए फिल्म बनाता हूँ। अगर लोगों को पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। रे की असली लेगेसी क्या है? वो ये नहीं है कि उनकी फिल्में कितनी सक्सेसफुल थी या कितनी पॉपुलर थी। उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनल मैप पर लाया। उन्होंने प्रूव किया कि हिंदुस्तानी फिल्म मेकर भी आर्ट सिनेमा बना सकते हैं। उनके जाने के बाद अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी और रितेश बत्रा जैसे डायरेक्टर्स ने उनके स्टाइल को आगे बढ़ाया। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पर आज जो कंटेंट ड्राइवन फिल्म्स और सीरीज चलती हैं, उनकी फाउंडेशन रे ने ही रखी थी। और नरगिस जी के क्रिटिसिज्म का जवाब, रे ने जिंदगी भर ये प्रूव किया कि पॉवर्टी दिखाना और पॉवर्टी ग्लोरीफाई करना अलग चीज है। उनकी फिल्म में गरीबी है, लेकिन गरीबों की डिग्निटी भी है। उनकी फिल्म में स्ट्रगल है, लेकिन होप भी है। पत्थर पंचाली में अप्पू सिर्फ एक गरीब बच्चा नहीं, एक ड्रीमर है। चारुलता में चारू सिर्फ एक ऑप्रेस्ड हाउसवाइफ नहीं, एक इंडिपेंडेंट थिंकर है। रे के कैरेक्टर्स रियल थे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स थे, ना सिर्फ गुड ना सिर्फ बैड। तो क्या था सच? सत्यजीत रे एलिटिस्ट थे या विजनरी? शायद ये ड्युअलिटी ही उनकी पहचान थी। वो एक ऐसे कलाकार थे जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जिस तरह एक पेंटर अपनी पेंटिंग में अपनी सोल डालता है, उस तरह रे अपनी फिल्म में फिलॉसफी डालते थे। उनका सिनेमा डिफिकल्ट था क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट होती है। उनका सिनेमा स्लो था क्योंकि इमोशंस स्लो होते हैं। उनका सिनेमा रियलिस्टिक था क्योंकि वो झूठ में विश्वास नहीं करते थे। रे की फिल्म एक मिरर थी। उस मिरर में जो दिखता था वो हमारी चॉइस थी। अगर हम सिर्फ गरीबी दिखी तो शायद हम सिर्फ सरफेस देख रहे थे। अगर हम ह्यूमैनिटी, स्ट्रगल, होप और इंसानी जज्बे दिखे तो हमने रे की आत्मा को समझा था। आज जब हम नेटफ्लिक्स पर सीक्रेट गेम्स देखते हैं या द लंच बॉक्स की तारीफ करते हैं या इरफान खान जैसे एक्टर्स को मिस करते हैं, तो याद रखिए
ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि एक आदमी ने 70 साल पहले हिम्मत की थी झूठ के समंदर में सच दिखाने की, हिम्मत की थी मैन स्ट्रीम के खिलाफ जाने की। सत्यजीत रे एक नाम नहीं, एक लेगेसी है, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी जिंदा है। हर उस फिल्म मेकर में जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हर उस स्टोरी टेलर में जो सच कहने से नहीं डरता, हर उस इंसान में जो आंख से देखता है दिल से नहीं। फ्रेम्स ऑफ ट्रूथ हमेशा जिंदा रहेंगे। सत्यजीत रे ने अपने 37 साल की करियर में 36 फिल्म्स बनाई। उनमें से ज्यादातर आज भी फिल्म्स स्कूल में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उनका बेटा संदीप रे आज भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। रे की फिल्म्स की रेस्टोरेशन आज भी चालू है। उनके इंटरव्यूज, लेटर्स और पर्सनल नोट्स से एक फैक्ट साफ है, वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं, एक फिलोसोफर थे। एक ऐसे फिलोसोफर जिसने कैमरे को अपनी फिलोसफी का मीडियम बनाया। क्या रे एलिटिस्ट थे? ये सवाल का जवाब शायद हर इंसान के पास अलग होगा, लेकिन एक बात पक्की है, सत्यजीत रे ने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक अलग इज्जत दी, एक ऐसी इज्जत जो आज तक कायम है। उनकी आंखों में जो सच था वो आज भी उनकी फिल्म्स के हर फ्रेम में जिंदा है।